गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा क्लास 11th के पहले लेसन रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। आज के इस वीडियो में हम इनकी बात करेंगे। Some basic concepts of chemistry। तो आप समझ गए होंगे कि क्लास 11th का ये सबसे पहला चैप्टर है। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपको जरूर पता होने चाहिए। देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि रसायन विज्ञान या फिर केमिस्ट्री हम किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान या फिर केमिस्ट्री ये क्या होती है। तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे। केमिस्ट्री की परिभाषा देखिए, विज्ञान की वह शाखा, देखिए केमिस्ट्री जो है ये विज्ञान की एक ब्रांच है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड chemical reactions is called chemistry। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। देखो बच्चों, आप केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बात तो आपको जरूर ही पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री कहते किसे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने हमारे से पूछ लिया कि भाई हाँ बताइए आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कहेंगे केमिस्ट्री। वो आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान क्या है। तो भाई ये बात आपका सारा इंप्रेशन खराब कर देगी यदि आपको इसकी परिभाषा नहीं पता। तो इस परिभाषा को तो हमेशा याद रखिए। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान कहलाती है। अब देखिए, आप ये जान गए कि रसायन विज्ञान हम किसे कह रहे हैं। क्लियर हुआ पॉइंट। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अभी हमने कहा कि पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ, द्रव्य या मैटर, ये सब एक ही बात है। तो हम आगे चलते हैं और हम बात करेंगे कि द्रव्य अथवा पदार्थ अथवा मैटर किसे कहते हैं। ये बात आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, द्रव्य या पदार्थ या मैटर कहलाती है।
कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है। Anything which has mass and occupies space is called matter. For example, book, pen, pencil, chalk, blackboard, chair, table, etc., etc., etc. तो आपको यह भी समझ में आ गया कि द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम द्रव्य को वर्गीकृत करेंगे, हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है? एक भौतिक रूप से और एक रासायनिक रूप से। दो तरह से आप इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, फिजिकली एंड केमिकली। तो आपसे पूछा जाएगा कि भौतिक रूप से द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं तथा इनके क्या गुण हैं। हाउ कैन यू क्लासिफाई मैटर फिजिकली? देखिए, भौतिक रूप से हम द्रव्य को 3 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं, यानी ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड एंड गैस। अब देखिए, आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है, कि इसकी तो और भी अवस्थाएं हैं। प्लाज्मा भी हमने पढ़ा है। हाँ बिल्कुल, आपने प्लाज्मा भी पढ़ा है। इसके अलावा भी और इसकी अवस्थाएं होती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे स्तर पर ठोस, द्रव और गैस, ये 3 प्रकार की भौतिक अवस्थाएं हैं। अब देखिए, ये तीनों क्या क्या होती हैं। पहले हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था में द्रव्य के घटक कण, मतलब जिनसे वो बना हुआ है, ठोस अवस्था में द्रव्य के घटक कण एक दूसरे के बहुत पास पास क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित रहते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत ही पास पास पैक्ड होंगे। जैसे देखिए, ये पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत ही कम इनके बीच में स्पेस होगा, जिसको आप अंतरकाशी स्पेस कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, ये बहुत ही कम होगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि जब ये एक दूसरे के साथ बहुत तेजी से बंधे हुए हैं, बहुत प्रबलता से बंधे हुए हैं, तो ये नगण्य गतिशीलता वाले होंगे। मतलब ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते, सिर्फ अपनी जगह पर ही कंपन कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी जगह से हट नहीं सकते। देखिए, जब आपके टीचर आपको क्लास में पूरी गंभीरता से पढ़ाते हैं, तो आपने देखा होगा कि क्लास के सारे बच्चे एकदम फ्रीज होकर बैठे रहते हैं। वो ना अपनी जगह से उठ सकते हैं, ना वो कहीं बाहर जा सकते हैं, सिर्फ अपनी जगह पर, अपनी सीट पर बैठे बैठे थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, आप समझ लो कि आप उस समय ठोस अवस्था में हैं, और इसी वजह से ठोस अवस्था में द्रव्य का आकार, उसका साइज, द्रव्य का आयतन यानी उसका वॉल्यूम, ये निश्चित होते हैं, डेफिनेट होते हैं। तो ठोस में क्या होगा? ठोस अवस्था में क्या होगा? ठोस अवस्था में घटक कण एक दूसरे के बहुत पास पास क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित रहेंगे, इनकी गतिशीलता नगण्य होगी, और इसी वजह से आप ये पढ़ते आ रहे हैं
कि द्रव्य का आकार व आयतन निश्चित होते हैं। द्रव्य का आकार व आयतन निश्चित होते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। देखिए, द्रव अवस्था में जो घटक कण है ठोस अवस्था की तुलना में थोड़े से दूर दूर होते हैं। जो ठोस अवस्था है इसकी तुलना में थोड़े से दूर दूर होते हैं। ये थोड़ी बहुत गति भी कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा से पार नहीं जा सकते। थोड़ी बहुत ये गति कर लेते हैं, लेकिन एक सीमा से पार नहीं जा सकते, और इसी वजह से इनका आयतन निश्चित रहता है, लेकिन इनका आकार अनिश्चित होता है। देखिए, ठोस अवस्था में तो आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है, लेकिन द्रव अवस्था में आयतन तो निश्चित है, लेकिन आकार निश्चित नहीं है। आप जिस पात्र में द्रव को रखेंगे ये उसी का आकार ले लेगा। देखिए, आपके पास 1 लीटर दूध है, आपने इसे एक बोतल में रखा हुआ है, तो उसका आकार तो बोतल के जैसा हो जाएगा, लेकिन उसका आयतन 1 लीटर ही रहेगा। इसी तरह अगर आप उस दूध को भिगोने में डालकर गर्म करने लगते हैं तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? भिगोने के जैसा हो जाएगा, लेकिन उसका आयतन अभी भी 1 लीटर ही होगा। तो देखिए, फिर एक बार समझ लीजिए, द्रव अवस्था में आयतन निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। ठोस अवस्था में आयतन और आकार दोनों ही निश्चित हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गैस अवस्था, गैसियस स्टेट। अब इसमें क्या होता है कि जो कण हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। उनके मध्य में आकर्षण बल बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से ये तेजी से गति करते हैं और कहीं से कहीं निकल जाते हैं। और यही वजह है कि ना तो इनका आकार निश्चित होता है और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है। ये दोनों ही अनिश्चित होते हैं। आकार भी अनिश्चित है, आयतन भी अनिश्चित है। तो हमने क्या सीखा? ठोस का आकार व आयतन दोनों निश्चित, द्रव का आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित, गैस का न तो आकार और न ही आयतन निश्चित होता है। तो मैं समझता हूं कि आपको अब ये जानकारी हो गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम द्रव का वर्गीकरण रासायनिक रूप से करते हैं। रासायनिक रूप से अगर आप द्रव का वर्गीकरण करेंगे तो ये 2 भागों में बटे हुए हैं। नंबर 1, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंसेस। नंबर 2, मिश्रण या मिक्सचर। रासायनिक रूप से पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंसेस और एक मिश्रण। शुद्ध पदार्थ आगे चलकर फिर 2 प्रकार का होगा, तत्व और यौगिक। आप इसको तत्व कह सकते हैं और आप इसी का एक भाग यौगिक कह सकते हैं। जबकि मिश्रण के भी 2 भाग होंगे, सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो आप देख सकते हैं ना, हाउ कैन वी क्लासिफाई मैटर केमिकली?
Chemically, matter may be of two types, pure substances and mixture. Pure substances may be of two types, element and compounds, while mixture may be of two types. One is homogeneous mixture and second is heterogeneous mixture. तत्व, यौगिक, सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो अब देखिए बात क्या हुई, अब हम आगे इन्हीं के बारे में पहले पढ़ेंगे। देखिए बेटा, ये जो है आप इस लेसन में केमिस्ट्री की ABCD सीखना शुरू करेंगे। तो अगर आप इसे ध्यान से नहीं देंगे तो आगे आपको फिर बहुत दिक्कत होगी। तो अब हम बात करेंगे कि हम शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक को कैसे परिभाषित करते हैं। पहला, शुद्ध पदार्थ मीन्स प्योर सब्सटेंस। क्या होता है प्योर सब्सटेंस? जब किसी पदार्थ के सभी संगठक कण मीन्स जिनसे वो मिलकर बना हुआ है रासायनिक रूप से समान होते हैं, केमिकली आर द सेम, तो इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। देखिए, जितने भी घटक कण होंगे रासायनिक रूप से सभी एक जैसे होंगे। जैसे तांबा, देखिए तांबे में जितने भी कण होंगे सब किसके होंगे? कॉपर के होंगे, Cu। चांदी, चांदी में क्या होगा? सिल्वर के सारे कण किसके होंगे? Ag। अब इसी तरह से ग्लूकोज भी एक शुद्ध पदार्थ है। ग्लूकोज के पास सारे जो कण होंगे उनमें से 6 कण कार्बन के होंगे, 12 हाइड्रोजन के होंगे और 6 ही ऑक्सीजन के होंगे। देखिए, यहां जो हम शुद्ध पदार्थ की बात कर रहे हैं ये दो प्रकार के हैं, ये दोनों तत्व हैं और ये यौगिक है। तो बच्चों, डेफिनेशन क्या हुई? जब किसी पदार्थ के सभी संगठक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। संगठक कण रासायनिक रूप से समान होंगे, संगठक कण रासायनिक रूप से समान होंगे तो उसे कहेंगे शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस। आगे चलते हैं, तत्व और एलिमेंट। वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हों तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु, जितने भी परमाणु होंगे सारे एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। जैसे जो तांबा है इसमें सारे परमाणु कॉपर के होंगे, चांदी है इसमें सारे परमाणु सिल्वर के होंगे। तो आप इसे क्या कहेंगे? तत्व। तो यहां एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जितने प्रकार के परमाणु हैं उतने ही प्रकार के तत्व हैं और जितने प्रकार के तत्व हैं उतने ही प्रकार के परमाणु हैं। जैसे जैसे परमाणु होंगे वैसे वैसे तत्व होंगे। तो यूनिवर्स में जितने परमाणु हैं उतने ही तत्व हैं, जितने तत्व हैं उतने ही परमाणु हैं। चलो इसी बात पर आगे बढ़ते हैं यौगिक की तरफ, कंपाउंड। वे शुद्ध पदार्थ जिनमें एक जैसे अथवा अलग अलग प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से उपस्थित हो, एक निश्चित अनुपात में हो, रासायनिक रूप से जुड़े हो। दोनों पॉइंट्स को भूलना मत। एक निश्चित अनुपात में हो, रासायनिक रूप से उपस्थित हो, उसको यौगिक या कंपाउंड कहेंगे। देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि कोई यौगिक है? पहली बात, इसमें एक जैसे अथवा एक से अलग प्रकार के परमाणु हो सकते हैं। नंबर 2, लेकिन उनका अनुपात जिसमें वो मिले हुए हों हमेशा निश्चित होगा।
आप उसे कभी भी अनिश्चित नहीं कर सकते, वो हमेशा अनिश्चित होगा। इसके अलावा तीसरी बात, वो रासायनिक रूप से जुड़े हुए होंगे, सिर्फ भौतिक रूप से नहीं, वे रासायनिक रूप से जुड़े हुए होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे बढ़िया पहचान है, कि जब एक यौगिक बन जाता है तो उसके घटक पदार्थ, मतलब जिनसे वो मिलकर बना हुआ है, तो जब एक यौगिक बन जाता है तो उसके घटक पदार्थ अपने व्यक्तिगत गुण छोड़ देते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स गेट लॉस्ट, वो खत्म हो जाती है। कैसे, समझाऊं? देखिए, जल एक यौगिक है, आपको पता है कि जल एक यौगिक है, और ये किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। 2H2 plus O2 gives 2H2O। अब देखिए, जो हाइड्रोजन है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है? कि ये बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील गैस है, हाईली इन्फ्लेमेबल। जबकि जो ऑक्सीजन है, ये एक ऐसी गैस है जो जलने में हेल्प करती है। देखिए बच्चों, जलने के लिए दो चीज का होना जरूरी है, एक वो चीज जो जलेगी और दूसरा जो उसे जलने में हेल्प करेगी। जलने में हेल्प कौन करता है? ऑक्सीजन हेल्प करती है। आपने दोनों को 1:8, 1:8 में मिलाया तो आपको जल प्राप्त हो गया। जल एक यौगिक है। अब जल के गुण क्या है? जल ना तो जलता है और ना ही ये जलने देता है। अगर कहीं आग लगी हुई है तो आप क्या डालेंगे उस पर? पानी। जैसे ही आपने पानी डाला तो वो आग बुझ जाती है। देखिए, हाइड्रोजन का गुण है जलना, ऑक्सीजन का गुण है जलने में हेल्प करना, लेकिन जल का गुण क्या है? आग को बुझा देना। ठीक है ना? तो आप समझ गए, यौगिक एक जैसे या एक से अलग तरह के परमाणु हो सकते हैं, निश्चित अनुपात में जुड़े हुए होंगे, रासायनिक रूप से जुड़े हुए होंगे, और घटक अपने व्यक्तिगत गुण खो चुके होंगे। अगर व्यक्तिगत गुण नहीं खोए गए तो यौगिक नहीं बना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे हमारे पास है मिश्रण, मिक्सचर। मिश्रण या मिक्सचर, ठीक है ना? तो मिश्रण या मिक्सचर क्या होता है? ये भी दो या अधिक प्रकार के शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना होता है। ये भी दो या दो से अधिक प्रकार के शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना होता है, लेकिन अनुपात निश्चित नहीं होगा। अनुपात कैसा होगा? अनिश्चित। संयोग कैसा होगा? भौतिक। देखिए, यौगिक में क्या था? निश्चित अनुपात था। यहां क्या है? अनिश्चित अनुपात है। यौगिक में क्या था? रासायनिक रूप से संयोग था। यहां कैसे होगा? भौतिक रूप से संयोग होगा। यौगिक में क्या था? घटक पदार्थों ने अपने गुण खो दिए थे, लेकिन यहां घटक कण अपने गुण नहीं खोते। भाई कैसे नहीं खोते, जरा देख लो। आपने चीनी को पानी में मिला दिया, एक मिश्रण बन गया। चीनी कैसी होती है? मीठी होती है। चीनी का पानी भी मीठा होता है। जल का काम क्या है? ये आग को बुझा सकता है। चीनी का घोल भी आग को बुझा सकता है। यानी ना तो चीनी ने अपना गुण खोया, ना ही जल ने अपना गुण खोया।
तो भाई हम इसे यौगिक क्यों कह दें? हम इसे क्या कहेंगे? मिश्रण, मिक्सचर। समझ में आई बात? अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक सममांगी भाई होमोजीनस, एक विषमांगी भाई हेट्रोजीनस। दोनों की क्या परिभाषा है? ऐसे मिश्रण जिनका संगठन पूरे मिश्रण में एक समान होता है, ऐसे मिश्रण जिनका संगठन पूरे मिश्रण में एक समान होता है सममांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे चीनी का जल में मिश्रण। आप एक गिलास पानी में चीनी मिलाइए, आपको चीनी कहीं भी दिखाई नहीं देगी, सब एक जैसा दिखाई देगा। आप ऊपर से पानी पी लीजिए मीठा होगा, बीच में से पानी पी लीजिए मीठा होगा, नीचे से पानी पी लीजिए मीठा होगा। क्यों? क्योंकि संगठन एक समान है। विषमांगी में क्या होगा? विषमांगी में ये संगठन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे आपने रेत को पानी में मिलाकर के एक मिश्रण बनाया और आपने देखा कि सारा रेत नीचे बैठा हुआ है, सारा पानी ऊपर की तरफ है, तो आप कैसे कह देंगे ये सममांगी है? नहीं है, ये विषमांगी है। तो बच्चों, आपको आज मैंने शुरुआत कर दी है 11वीं की केमिस्ट्री की। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें, पूरा सुने, बार बार इसको दोहरा कर देखें, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो फिर आगे वीडियो कैसे बनेगी? तो ठीक है ना? ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।